Hello all of you. Now let's see a new chapter 12EB. This is inserted by Finance Act 2016 with effect from 1/6/2016 1 जून से ये लागू होगा। और ये चैप्टर जो है बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये पहली बार इस तरह से गवर्नमेंट ने इंसर्ट किया है। और ये क्या कहता है कि जो चैरिटेबल ट्रस्ट्स एंड इंस्टीट्यूशंस होते हैं सेक्शन 12AA में जो रजिस्टर्ड होते हैं, सेक्शन 11-12 में जो एग्जेम्पशन लेते हैं, ये ट्रस्ट्स अगर सेक्शन 12AA से बाहर निकल गए, यानी 3 तरीके दिए इसमें जो यहाँ पे अपन देखेंगे अभी, या तो ये कन्वर्ट हो गए हैं इनटू अ फॉर्म विच इज नॉट एलिजिबल फॉर 12AA, यानी इनका डी रजिस्ट्रेशन हो रहा है, 12AA से इनको निकाला जा रहा है, या फिर ये डिसॉल्व हो जाए, ठीक है, डिसॉल्व हो जाए, या मर्ज हो जाए कोई ऐसी एंटिटी के साथ जो 12AA में रजिस्टर्ड नहीं है। तो फिर ये जो पुराना ट्रस्ट था जो एग्जेम्पशन ले रहा था अभी तक, इसके पास जो एक्रीशन क्रिएट हुआ होगा, एक्रीशन का मतलब है इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स जो क्रिएट होके रखा है इतने टाइम में, उसको हम टैक्स लगाएंगे एट मैक्सिमम मार्जिनल रेट ऑफ टैक्स। मान लो कि एक ट्रस्ट बना था, 15-20 साल तो वो अच्छा काम करते रहा एंड इट वाज क्लेमिंग एग्जेम्पशन अंडर 11-12। अब उसको हमने डिसॉल्व कर दिया। तो डिसोल्यूशन में एक पॉइंट रहता है कि जितने भी एसेट्स हमारे पास, वो अगर हम किसी दूसरे चैरिटेबल ट्रस्ट को ट्रांसफर कर दे जो कि रजिस्टर्ड है 12AA में, उनको फुकट में दे दे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर हम ऐसा नहीं करेंगे, 12 महीने का टाइम रहता है, अगर हमने ऐसा नहीं किया और 12 महीने एक्सपायर हो गए और एसेट्स हमारे ही पास, तो ये एसेट्स की वैल्यू में जो एक्रीशन हुआ है उस पे टैक्स लगा दिया जाएगा एट मैक्सिमम मार्जिनल रेट ऑफ टैक्स। और एक्रीशन का डेफिनेशन क्या है? एक्रीशन का मतलब क्या है? फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट्स। जो आज हमारे पास एसेट्स है उनका फेयर मार्केट वैल्यू निकालेंगे, तो जो परचेज प्राइस होगा वो तो 10 रुपये होगा मान लो, लेकिन उसका फेयर मार्केट वैल्यू 80 रुपये है, तो अपन फेयर मार्केट वैल्यूज लेंगे, टोटल फेयर मार्केट वैल्यूज ऑफ ऑल द एसेट्स हेल्ड बाय द ट्रस्ट लेस ऑल द लायबिलिटीज, जो उसके लायबिलिटीज है वो माइनस कर दो। तो लायबिलिटीज माइनस करके जो डिफरेंस आएगा, यानी कैपिटल प्रॉफिट जिसको हम कह सकते हैं, कैपिटल एप्रिसिएशन जिसको कह सकते हैं, या उसको टेक्निकल लैंग्वेज में एक्रीशन कहा जाता है। तो ये जो एक्रीशन है ये हो जाएगा फुल्ली टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ द ट्रस्ट। तो बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इससे जो चैरिटेबल ट्रस्ट है उनको बहुत बुरा असर होगा वो पूरे बर्बाद हो सकते हैं। और अच्छा है, मेरे हिसाब से बहुत अच्छा ये है कि ये ट्रस्ट वगैरह क्या है, सब टैक्स अवॉइडेंस के लिए यूज़ हो रहे थे। तो वहाँ एप्रिसिएशन क्रिएट करके वो सब ब्लैक का वाइट करने के तरीके थे। तो ये अच्छा है कि उनके ऊपर टैक्स लगाया है। इट्स गुड। पर्सनली आई लाइक दिस चैप्टर वेरी मच। ठीक है, तो देखो अब उसमें देखते हैं कि किस तरह से टैक्स लगेगा। तो टैक्स ऑन एक्रीटेड इनकम लिखा है, तो उसमें लिखा है, पूरा पढ़ के सारे सेक्शन जब पढ़ोगे ना तब आपको लिंक लगेगा, क्योंकि इसमें एक सेक्शन पे दूसरा, तो सब सेक्शन है बहुत सारे, तो उसमें सबका लिंक है। फिर तो एक साथ पढ़ते अपन पूरा, बहुत सारी चीज़ बीच में समझ में नहीं आएंगी, लेकिन धीरे धीरे मैं आपको समझाऊंगा। इट विल बिल्ड, द नॉलेज विल बिल्ड व्हेन यू विल कंप्लीट दिस होल सेक्शन। तो उसमें लिखता है कि वेयर इन द प्रीवियस ईयर अ ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 12AA हैज कन्वर्टेड इनटू एनी फॉर्म which is not eligible for grant of registration under 12AA, यानी आप इस तरह से कन्वर्ट हो गए हो कि आपको रजिस्ट्रेशन नहीं मिलेगा। तो उसमें बहुत सारे पॉइंट्स आते हैं, लाइक वायोलेशन ऑफ कंडीशंस, और जिसके बदले फिर कमिश्नर क्या करता है कि ट्रस्ट को डी रजिस्टर कर देता है, तो वो उसमें आएगा। देन मर्ज्ड विथ एन एंटिटी, यानी हमारा मर्जर है, एक ट्रस्ट दूसरे ट्रस्ट से मर्ज हो रहा है, लेकिन वो दूसरा ट्रस्ट जो है वो 12AA में रजिस्टर्ड नहीं है, यानी इट इज नॉट ए चैरिटेबल और रिलीजियस ट्रस्ट, इट इज नॉट ऑफ द सेम नेचर। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट, मर्ज्ड विद एन एंटिटी अदर देन एन एंटिटी विच इज अ ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन हैविंग ऑब्जेक्ट सिमिलर टू इट एंड रजिस्टर्ड अंडर 12AA, यानी आपको अगर मर्जर करना ही है तो ऐसे ट्रस्ट के साथ करो जिसके ऑब्जेक्ट सिमिलर हो और जो 12AA में रजिस्टर्ड भी हो। ऐसे ट्रस्ट के साथ मर्ज करो तो प्रॉब्लम नहीं आएगा।
लेकिन आपने ऐसा नहीं किया, आपने अपने एंटिटी को किसके साथ मर्ज किया, एक ऐसी एंटिटी के साथ जो ट्रस्ट इंस्टीट्यूशन विद सिमिलर ऑब्जेक्ट्स नहीं है या फिर जो 12AA में रजिस्टर्ड नहीं है, तो फिर आएगा प्रॉब्लम। और थर्ड, फेल्ड टू ट्रांसफर अपॉन डिसोल्यूशन। देखो ट्रस्ट डिसॉल्व हो रहा है, बंद कर रहे अपन ट्रस्ट को, तो बंद करने में क्या करना पड़ता है कि 12 महीने के अंदर अंदर हमारे सारे जो एसेट्स है वो दूसरे जो 12AA में रजिस्टर्ड ट्रस्ट है उनको ट्रांसफर कर दो, या 1023C में जो नोटिफाइड ट्रस्ट इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनको ट्रांसफर करना होता है विद इन 12 मंथ्स। और अगर हमने ऐसा नहीं किया तो प्रॉब्लम। तो एक है कन्वर्जन, एक है मर्जर और एक है डिसोल्यूशन। तो तीन सिचुएशन में अब क्या होगा, लेट्स सी। तो वहां बोला है देन इन एडिशन टू इनकम, ये टेक्निकल लैंग्वेज तो छोड़ो, तो वहां पे वो सब लिखा है, देन द एक्रीटेड इनकम, उसको अंडरलाइन करो, द एक्रीटेड इनकम यानी नॉर्मल इनकम टैक्स जो पे करना है वो तो करना ही है, उसके अलावा इन एडिशन टू दैट द एक्रीटेड इनकम ऑफ द ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन ऑन द स्पेसिफाइड डेट शैल बी चार्जेबल, और इसको एडिशनल इनकम टैक्स कहेंगे, एट MMR मैक्सिमम मार्जिनल रेट से इस पे टैक्स लगाएंगे। मैक्सिमम मार्जिनल रेट क्या होता है, हाईएस्ट स्लैब रेट जो कि 30% है, प्लस सरचार्ज जो भी इस वक्त का सरचार्ज होता है, प्लस सेस, इसको बोलते हैं MMR मैक्सिमम मार्जिनल रेट ऑफ टैक्स, तो वो लग जाएगा। देन एक्रीटेड इनकम फॉर द पर्पस ऑफ सबसेक्शन 1, एक्रीटेड इनकम का डेफिनेशन दिया, देखो मीन्स the amount by which aggregate fair market value of total assets of the trust on the specified date exceeds the total liabilities. Fair market value of all assets put together exceeds the total liability of the trust. तो टोटल लाइबिलिटी से ज्यादा जितने भी वैल्यू ऑफ एसेट्स है, एक तो अपन बैलेंस शीट वैल्यूज नहीं देखेंगे, हाँ एसेट्स के फेयर मार्केट वैल्यूज निकालेंगे, बैलेंस शीट में तो बुक वैल्यू दिया होगा वो नहीं, फेयर मार्केट वैल्यूज निकालो, और टोटल लाइबिलिटी से जितने भी ऊपर होंगे वो सब हो जाएंगे टैक्सेबल। तो इसमें एक चीज और ध्यान दो, ये इसमें कॉर्पस डोनेशंस जो मिलते हैं ना, कॉर्पस डोनेशन जिसको हम सेक्शन 11 में तो नहीं लेते इनकम में, यानी एसेट डोनेशन, अपना एक ट्रस्ट है उसको किसी आदमी ने एसेट्स डोनेशन में दिए, लैंड दे दिया, किसी ने बिल्डिंग दे दिया, तो ये जो सारे डोनेशंस है ये वैसे टैक्सेबल नहीं होते बिकॉज दे आर कैपिटल इन नेचर, तो ये ट्रस्ट की इनकम में तो नहीं आते नॉर्मल कोर्स में, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द ट्रस्ट प्रीवियस ईयर्स दिस हैज नॉट बीन टैक्स्ड। लेकिन अब डिसोल्यूशन के टाइम पे या मर्जर के टाइम पे ये टैक्सेबल हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ एसेट्स में सब कुछ आएंगे ना, ऑल एसेट्स, जो डोनेशन में मिले एसेट्स वो भी आएंगे, है ना। तो यही तो है, पॉलिटिकल लोग क्या करते थे, ट्रस्ट बनाते थे और डोनेशन देते थे, कैपिटल डोनेशन टू द ट्रस्ट, तो टैक्सेबल नहीं होता था। लेकिन डिसोल्यूशन के टाइम में वो टैक्सेबल हो जाएगा, प्रोवाइडेड बचना है तो क्या करो कि दूसरा एक ट्रस्ट बनाओ, चैरिटेबल ट्रस्ट, और ये ट्रस्ट के जितने एसेट्स है वो उसको ट्रांसफर करो तो बचोगे, देन इट विल नॉट बी टैक्सेबल। तो बचने का तरीका एक ही है। और वैल्यूएशन कैसे करेंगे, तो वहां लिखा है एज मे बी प्रिस्क्राइब, वैल्यूएशन मेथड्स गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करेगा, उससे अपन वैल्यू निकालेंगे। आया समझ में, वेरी गुड। फिर प्रोविजो में लिखा है that so much of the accreted income as is attributable to the following assets and liabilities if any related to such asset shall be ignored, यानी ये assets को ignore करना, यानी इस पे टैक्स नहीं लगाना, not taxable. So these are non taxable, ऊपर में लिख दो not taxable assets। कौन से assets है जो taxable नहीं होंगे, तो उसमें लिखा है नंबर 1, any asset which is established to have been directly acquired by the trust or institution out of its agricultural income which is exempt under 10(1). तो ट्रस्ट का अगर एग्रीकल्चर इनकम है और एग्रीकल्चर इनकम से परचेज किया हुआ अगर कोई एसेट है तो उस एसेट को भी हम टैक्स नहीं करेंगे। पहला पॉइंट सिंपल याद रहेगा,
एग्रीकल्चर इनकम से कोई एसेट परचेज किया गया है तो उसको हम टैक्स नहीं करेंगे। सेकेंड, एनी एसेट एक्वायर्ड बाय ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन ड्यूरिंग द पीरियड अब देखो इसका लॉजिक समझा देता हूं, ड्यूरिंग द पीरियड व्हेन इट वाज नॉट अ चैरिटेबल रजिस्टर्ड ट्रस्ट, यानी हमने ट्रस्ट बनाया था मान लो कि 1990 में और 2000 में हमने उसको रजिस्टर किया सेक्शन 12AA में और फिर हम एग्जेम्पशन लेना चालू किए, तो हमारा एग्जेम्पशन कब से मिला? 2001 से मिला। तो उसके पहले के जो 10 साल है, उसके पहले के 10 साल जब हमारा ट्रस्ट यहाँ चैरिटेबल में रजिस्टर्ड था ही नहीं और हम एग्जेम्पशन नहीं ले रहे थे, हम टैक्स पे कर रहे थे, तो उस समय के जो एसेट्स है जो आज भी होंगे हमारे पास, 2016 में भी होंगे, वो एसेट्स को हम यहाँ कंसिडर नहीं करेंगे, उसका फेयर मार्केट वैल्यू नहीं निकालेंगे, उसको टैक्स नहीं करेंगे। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि कौन से एसेट्स को हमको टैक्स करना है? जो एग्जेम्पशन जब से हमने स्टार्ट किया लेना, वहां से जो एसेट्स आए हमारे पास और आज तक के है, उसको टैक्स करना है, not those assets which were acquired prior to claiming of exemption under section 11। समझेगा? याद रहेगा? वेरी गुड। तो इतना टेक्निकल डेफिनेशन मत पढ़ो, बस याद रखो सेक्शन 11 में एग्जेम्पशन लेने के बाद के जो एसेट्स है उसको टैक्स लगाने का है, सेक्शन 11 एग्जेम्पशन लेने के पहले के जो एसेट्स हमारे पास है उस पे टैक्स नहीं लगेगा, उसको एक्रीशन में नहीं लेंगे। तो वो ये पूरा लिखा है प्रायर टू 12AA रजिस्ट्रेशन, और उसमें प्रोविजो भी फिर है। प्रोविजो में क्या लिखा है? 2 प्रोविजोज है, ये अगर लॉजिक समझ में आ गया तो समझेगा। कभी कभी 12AA में रजिस्ट्रेशन मिलता है और 12A जो पुराना था उसमें प्रायर पीरियड से भी मिलता था, जब हमने एप्लीकेशन किया उसके पहले के टाइम से मिलता था, तो उसमें वही लिखा है कि जब से वो इफेक्टिव हुआ है, यानी इन शॉर्ट ये सब भूल जाओ, याद रखो कि सेक्शन 11 में जब से एग्जेम्पशन मिलना चालू हुआ जिस साल से, वहां से जो एसेट्स हमारे पास आएंगे, जो परचेज करेंगे हम, उसको एक्रीशन में लेंगे, और उसके पहले के जो एसेट्स है उसको एक्रीशन में नहीं लेंगे। ठीक है, अब कभी टाइम होगा तो पढ़ के देखना, वरना छोड़ दिए चलते। देन 3 में क्या लिखता है देखो, for the purpose of 1, a trust or institution shall be deemed to have been converted into a form not eligible। वो जो फर्स्ट पॉइंट था ना अपना, we have converted the trust into a form which is not eligible for 12AA, तो उसका मतलब क्या है? तो वो यहाँ एक्सप्लेन किया है। तो उसमें लिखा है कि उसमें ये पॉइंट्स को इंक्लूड करेंगे। नंबर 1, रजिस्ट्रेशन ग्रांटेड हैज बीन कैंसल्ड, यहाँ पे हमारा रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया है 12AA का, चैरिटेबल ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन कमिश्नर ने कैंसिल कर दिया, और इट हैज एडॉप्टेड और अंडरटेकन मॉडिफिकेशन ऑफ इट्स ऑब्जेक्ट्स, हमने हमारे ऑब्जेक्ट्स को बदले हैं। ठीक है, चैरिटेबल ट्रस्ट के जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो हमने बदले, लेकिन उसमें फ्रेश रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। जब आपने ऑब्जेक्ट बदले हैं तो फ्रेश रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है, लेकिन आपने वो नहीं लिया, फेल्ड टू ऑब्टेन फ्रेश रजिस्ट्रेशन इन दैट प्रीवियस ईयर इन विच यू चेंज योर ऑब्जेक्ट्स, या फिर हमने अप्लाई तो किया मगर वो रिजेक्ट हो गया। हमने अप्लाई किया चेंज ऑफ ऑब्जेक्ट्स के लिए, बट द एप्लीकेशन हैज बीन रिजेक्टेड। ठीक है, तो इसको भी या तो कैंसिल हो गया, या हमने चेंजेस लाए और चेंजेस के लिए एप्लीकेशन किया ही नहीं, या किया है और रिजेक्ट हो गया। फिर पॉइंट नंबर 4 में लिखा है, ये कोई काम का नहीं है, पढ़ने का नहीं है, मैं समझा देता हूं। इसमें क्या लिखा है कि अगर हमारा नॉर्मल इनकम टैक्स नहीं है इस साल, तो फिर क्या हमें एडिशनल इनकम टैक्स ये वाला भरना है? हमारा इस साल डिसोल्यूशन हो गया और नॉर्मल इनकम टैक्स है ही नहीं, तो क्या एक्रीशन के ऊपर हमें टैक्स पे करना है? तो आंसर है यस। तुम्हारा नॉर्मल टैक्स हो या ना हो, एक्रीशन का जो टैक्स है वो तो भरना ही पड़ेगा। तो वो लिखा है इधर, तो पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, इट इज अ वेरी टेक्निकल पॉइंट, नॉट टू बी आस्क्ड इन द एग्जाम। फिर पॉइंट नंबर 5 में क्या लिखा है, यानी सबसेक्शन 5 में, कि जो प्रिंसिपल ऑफिसर या ट्रस्टी है ट्रस्ट का, मे एंड द ट्रस्ट, principal officer and the trust shall also be liable to pay the tax
ऑन एक्रीटेड इनकम टू द क्रेडिट ऑफ द गवर्नमेंट विद इन 14 डेज। या टाइम दिया है, कितने दिन में पे करोगे तुम ये टैक्स, 14 दिनों के अंदर। कहाँ से 14 दिन? तो वो जो पहला पॉइंट देखा कि हमारा फॉर्म बदल गया है, यानी जहाँ पे उसने कैंसिल कर दिया हमारा रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया, या हमने ऑब्जेक्ट को अमेंड करने का एप्लीकेशन डाला, उसने रिजेक्ट कर दिया, तो वहाँ अपील का टाइम होता है। तो अपील का जो टाइम है वो अगर लैप्स हो गया और तुमने अपील नहीं किया, तो जब टाइम लैप्स हो जाएगा अपील का, वहां से 14 दिनों के अंदर तुम्हें ये टैक्स भरना पड़ेगा। या अगर हम अपील कर देते हैं तो अपील रिजेक्ट हो गया, अपील जब रिजेक्ट हो जाएगा तो वहां से 14 दिन में टैक्स भरना पड़ेगा। तो वो पहला पॉइंट। The date on which the period for filing of appeal under 253 against the order cancelling registration expires and no appeal has been filed। अपील नहीं फाइल किया तो जिस दिन अपील करने का वक्त एक्सपायर होगा वहां से तुमको 14 दिन मिलेंगे। या फिर the order in appeal confirming cancellation has been passed। अपील में गए लेकिन अपील में अपेलेट अथॉरिटी ने भी कंफर्म कर दिया कैंसिलेशन, उन्होंने कहा कि नहीं नहीं कैंसिलेशन सही है, और मर गए। तो जिस दिन ये कोर्ट का ऑर्डर आएगा वहां से 14 दिन में अपने को टैक्स पे करना है। सेकेंड पॉइंट में लिखा है एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर इन अ केस रिफर्ड टू इन सब क्लॉज ए ऑफ क्लॉज 2 ऑफ सबसेक्शन 3। यानी कौन सा केस कि जहां हमने ऑब्जेक्ट को चेंज किया और प्रीवियस ईयर एंड हो गया और हमने अप्लाई नहीं किया चेंजेस के लिए, तो जैसे ही प्रीवियस ईयर एंड होगा वहां से 14 दिन में आपको पेमेंट करना है। और तीसरा, अब यहाँ एक लाइन ये डबल प्रिंट आया है, इसको काट दो। तीसरा, द डेट ऑन विच द पीरियड ऑफ फाइलिंग अपील अंडर 253 against the order rejecting the application expires and no appeal has been filed by the trust institution or the order of appeal confirming so and so so and so, वो तो वही है। and fourth, the date of merger वाले केस में डेट ऑफ मर्जर, अब ये अपील यानी वो जो हमने फाइल किया और उसने रिजेक्ट कर दिया एप्लीकेशन, वो वाला है। और एक कैंसिलेशन है, एक रिजेक्शन ऑफ एप्लीकेशन है, और ये वाला कौन सा केस जहाँ एप्लीकेशन डाला ही नहीं। 3 केस है, कैंसिलेशन, एप्लीकेशन डाला ही नहीं, या एप्लीकेशन डाला और रिजेक्ट हो गया। तो रिजेक्शन के केस में अपील, तो अपील का टाइम है, या फिर अपील किया और वो कंफर्म हो गया रिजेक्शन, तो उसके बाद 14 दिन में पे करना है। फिर मर्जर वाले पॉइंट में क्या बोला है कि जिस दिन मर्जर होगा ऐसे कोई इंस्टीट्यूशन के साथ जिसके ऑब्जेक्ट्स हमारे सिमिलर नहीं है या वो 12AA में रजिस्टर्ड नहीं है, तो फिर मर्जर के दिन से ही 14 दिनों में टैक्स भरना पड़ेगा। और आखिरी पॉइंट है वो वाला डिसोल्यूशन वाला। डिसोल्यूशन के केस में 12 महीने में अपने को एसेट्स कोई दूसरे इंस्टीट्यूशन को ट्रांसफर करने के हैं और हमने नहीं किए, तो 12 महीने जब एक्सपायर हो जाएंगे वहां से 14 दिन में ये टैक्स भरना पड़ेगा। आया समझ में? वेरी गुड। 12 मंथ्स के एक्सपायरी पे। और फिर सबसेक्शन 6 सिंपल है कि ये जो टैक्स हमने भरा ये फाइनल पेमेंट माना जाएगा, इसका कोई क्रेडिट वगैरह किसी को भी नहीं मिलेगा। नो क्रेडिट, जैसे टीडीएस का क्रेडिट मिलता है वैसे इसका कोई क्रेडिट किसी को भी नहीं मिलेगा। और आखिरी में लिखा है कि नो डिडक्शन शैल बी अलाउड। ये जो इनकम हमने एक्रीशन जो निकाला, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल एसेट्स माइनस लायबिलिटी, ये डिफरेंस आया वो एक्रीशन, इसमें कोई डिडक्शन कहीं पर किसी भी तरह का नहीं मिलेगा। नो डिडक्शन टू द ट्रस्ट और द इंस्टीट्यूशन, कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा। फिर वो डेट ऑफ कन्वर्जन लिखा है कोई काम का नहीं है, और स्पेसिफाइड डेट लिखा है वो भी कोई काम का नहीं है, ये तो अपने देख लिए। तो आए समझे, तो एक्रीशन जितना भी हुआ है उस पे अपने को MMR से, मैक्सिमम मार्जिनल रेट से टैक्स का पेमेंट करने का है। फिर 2 सेक्शन और है उसमें, एक इंटरेस्ट है, ये डिविडेंड की तरह ही 14 दिन में नहीं भरा तो फिर इंटरेस्ट भरना पड़ेगा, तो वही लिखा है यहाँ कि एट द रेट ऑफ 1% फॉर एवरी मंथ, बस ये अंडरलाइन कर लो, 1% फॉर एवरी मंथ और पार्ट देयर ऑफ इंटरेस्ट लगेगा। वो 14 दिन का टाइम हमने देखा, अगर उसमें नहीं भरोगे तो 1% पर मंथ और पार्ट देयर ऑफ इंटरेस्ट लगना चालू हो जाएगा। और आखिरी में असेसी इन डिफॉल्ट का पॉइंट दिया है, तो जो प्रिंसिपल ऑफिसर या ट्रस्टी होता है ट्रस्ट का एंड द ट्रस्ट, दे विल बी डीम्ड टू बी असेसीज इन डिफॉल्ट। तो भी सिंपल है, और एक बार असेसी इन डिफॉल्ट हो गए तो वो रिकवरी तुम्हारे से होंगी।
तो ये नया चैप्टर इंसर्ट हुआ है, एक्रीशन ऑफ एसेट्स ऑफ चैरिटेबल और रिलीजियस ट्रस्ट्स।